हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास इस विषय पर मैं विमर्श प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा व्याख्यान हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास पर है कि कैसे हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और वह वर्तमान स्थिति तक पहुँची है। अक्सर यह हिंदी भाषा, हिंदी शब्द को लेकर ऐसा समझा जाता है कि हिंदी भारत से संबंधित किसी व्यक्ति, वस्तु या हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ तथा अन्य कुल की भारतीय भाषाओं के लिए हो सकता है। किंतु यह जो प्राचीन व्यापक अर्थ है, इसमें इस शब्द का प्रयोग अब प्रचलित नहीं है। आज वर्तमान दौर में यह शब्द, हिंदी शब्द जो है वह भारतीय संघ की राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के नाम का द्योतक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाबी भाषा को छोड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश की प्रधान साहित्यिक भाषा और राजभाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली भाषा के रूप में प्रचलित है, जानी जाती है। आज जब हम कहते हैं कि शिक्षा का माध्यम हिंदी हो या हिंदी भारत की राज्य या राष्ट्रभाषा हो, तो इसका तात्पर्य न तो 18 बोलियां हैं और न 8 बोलियां हैं। हमारा आशय है कि आज जो परिनिष्ठित हिंदी है, जो प्रमुखतः खड़ी बोली पर आधारित है, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज हिंदी शब्द का अर्थ 5 अर्थों में प्रयुक्त हो रहा है। किन 5 अर्थों में? तो उसे देखते हैं कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों में बोली जाने वाली भाषा के रूप में, हिंदी और उर्दू का सम्मिलित रूप, पश्चिमी हिंदी एवं पूर्वी हिंदी से ग्रियर्सन के अनुसार ही हिंदी है, केवल पश्चिमी हिंदी ही हिंदी है। खड़ी बोली पर आधारित जो परिनिष्ठित हिंदी है वही हिंदी है। तो इन 5 रूपों में हम हिंदी को मानते हैं। हिंदी के महत्व को, उसकी गरिमा को हम पहचान रहे हैं, हम समझ रहे हैं इन्हीं 5 अर्थों में वर्तमान दौर में। अब इसके व्यापक संदर्भ में हम देखते हैं तो हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगड़ू, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी मतलब पूर्वी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, गुजराती, भोजपुरी, मैथिली, मगही, बज्जिका, अंगिका आदि सारी बोलियां जो है वह इसके अंतर्गत आ जाती है। पर हिंदी का शब्द का संकुचित जो अर्थ है वह है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेश की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है, समाचार पत्रों और फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है, जो हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और जिसे परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि नामों से जाना जाता है, अभिहित किया गया है। अब हिंदी भाषा जो है वह 2 अर्थों में भिन्न है। किन 2 अर्थों में? क्षेत्रीयता के अर्थ में और भाषा समुच्चय के अर्थ में। अन्य भाषाएं एक क्षेत्रीय हैं जबकि हिंदी बहुक्षेत्रीय है। अन्य क्षेत्रों में एक ही भाषा प्रमुख है तो हिंदी प्रदेश अनेक भाषाओं का समुच्चय है। मतलब वहाँ हिंदी के साथ साथ बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ हिंदी के साथ साथ वहाँ की अपनी जो भाषा है वो भी बोली जाती है। इसे वारानिकोव ने भाषा व्यवस्था कहा है। इस प्रकार से के सामाजिक सांस्कृतिक संपर्क के लिए जो लोग हिंदी का उपयोग करते हैं वे हिंदी या हिंदुस्तानी कहलाते हैं। उत्तर भारत, जिसे 11वीं, 12वीं और 13वीं
शताब्दी में हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था, कि लोक भाषा 11वीं से 13वीं शताब्दी तक हिंदुवी, हिंदवी या हिंदी कही जाती थी। मुसलमानों ने इन शब्दों का प्रयोग किया है। ऋग्वेद में सिंध और सप्त सिंधवः शब्द नदी और 7 नदियों के अर्थ में कई बार प्रयुक्त हुआ है। ऐसा माना जाता है कि याजकों के साथ इन शब्दों ने ईरान की यात्रा की। ईरान में दोनों वैदिक शब्द हिंदू हिंदू तथा हफ्त हिंदुवः या हफ्त हिंद के रूप में उच्चरित पाए जाते हैं। प्राचीन पहलवी में हिंद, हिंदू और हिंदुश शब्द पाए जाते हैं। भाषा वैज्ञानिक यह सिद्ध करते हैं कि मध्यकाल में ईरान में विशेषण प्रत्यय इक जोड़कर हिंदीक शब्द विकसित हुआ और फिर अघोष क का घोषीकरण होने के कारण हिंदीक शब्द विकसित हुआ। यही बाद में अंतिम व्यंजन ध्वनि के लोप से हिंदी शब्द हिंद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इस तरह देखा जा सकता है कि हिंदी शब्द का मूल रूप हिंद है। कुछ विद्वान सिंधी से हिंदी शब्द को विकसित मानते हैं, पर ऐसा मानने में कुछ मुश्किलें हैं, कुछ विवाद है, और वह यह है कि प्राचीन साहित्य में सिंधी शब्द नहीं मिलता। हिंदी और हिंद शब्द ईरान से ही अरब, मिस्र, सीरिया आदि देशों में गए। प्राचीन काल में हिंदी शब्द या तो देश बोधक था या हिंद से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का बोधक था। प्राचीन ग्रीक जो ईरान से आए, उन्होंने हिंद को इंड और इंडिका कहा। इंडिका से ही इंडिया शब्द बना, जो अंग्रेजी में भारत के लिए अपनाया गया। अमीर खुसरो ने 13वीं सदी में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। इनके पूर्व हिंदवी शब्द का प्रयोग, इससे पहले अमीर खुसरो से पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग अबू सईद ने के फारसी इतिहास में मिलता है। अब इतिहासकार अबू सईद ने जो फारसी में इतिहास लिखा है, उसमें हिंदवी शब्द का प्रयोग हुआ है। उन्होंने अपने इतिहास में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कालिंजर के दुर्गाधिकारी नंद ने महमूद गजनवी की प्रशंसा में हिंदवी में कविता लिखी थी। आज इस कविता के उपलब्ध नहीं होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इतिहासकार ने हिंदवी शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए किया था। लाहौर के यमनी राज्य के फारसी कवि मसूद सलमान द्वारा भी हिंदवी या हिंदी के में एक दीवान लिखने की बात प्रसिद्ध जीवनी लेखक औफी ने की है। इस तरह ऐसा लगता है कि औफी ने लाहौरी बोली की ओर संकेत किया है। हिंदवी शब्द का प्रयोग लाहौरी बोली के लिए किया है। 13वीं 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने हिंदी, हिंदवी और हिंदुई का उल्लेख किया है। खुसरो ने जिस हिंदवी की बात की है, वह दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली खड़ी भाषा है। सिंधु से हिंदी बनने में डॉक्टर राम विलास शर्मा को आपत्ति है। वे इस मान्यता से सहमत नहीं है। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि ईरानी अवस्था में महाप्राण ध्वनियां नहीं होने के कारण ध का द में परिवर्तन हुआ है। स के उच्चारण में कठिनाई होने के कारण उनका परिवर्तन ह में हुआ है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं। उन्होंने विस्तार पूर्वक इसकी विवेचना की और बताया कि स का ह में परिवर्तन कश्मीरी, हिंदी, मराठी, गुजराती और राजस्थानी आदि में भी है। केसरी को केहरी हो जाता है। इससे ध्वनित होता है कि ह ध्वनियाँ जो है यह किसी प्राकृत में स के लिए उच्चरित होती रही हो। यात्रा करते करते ईरान पहुंच गई। फिर तो ईरानियों ने सप्त को हप्त और असुर को अहुर कहना प्रारंभ किया। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंध में हड़प्पा सभ्यता के पूर्व कोई सभ्यता थी जिसके भद्रजन सिंध को हिंदू तथा सप्त सिंधु को हप्त हिंदू कहा करते थे। कुछ दिनों तक वह क्षेत्र
ईरानियों के अधिकार में था, अतः ईरानियों ने उस शब्द को उसी रूप में स्वीकार कर लिया। और यह भी है, हो सकता है कि आर्यों ने हिंदू को सिंधु कर दिया। जवाने हिंद का प्रयोग कभी संस्कृत तो कभी पाली या अपभ्रंश या क्षेत्रीय बोली के रूप में होता रहा है। जायसी जिस हिंदू की बात करते हैं वह अवधी है। तुर्की अरबी हिंदी भाषा जेते आही, जहिमह मार्ग प्रेम कर सबे सराहे ताही। यह पद्मावत की पंक्ति है। तो इसमें उन्होंने अवधी भाषा के लिए हिंदुई शब्द का प्रयोग किया है। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि हिंदवी, हिंदी, हिंदुई आदि शब्द का प्रयोग जो है वह अलग अलग कवियों ने अलग अलग क्षेत्रीय बोलियों के लिए किया है। हिंदी, हिंदुवी और हिंदवी शब्द व्यापक क्षेत्र की हिंदी भाषा और बोलियों के लिए 12वीं से 13वीं शताब्दी में ही प्रयुक्त होने लगे थे। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी व्याकरणिक स्तर पर एक ही है। हिंदी में अपेक्षाकृत संस्कृत निष्ठता अधिक है और उर्दू में अरबी फारसी शब्दों का बाहुल्य है, और हिंदुस्तानी में बहुप्रचलित तद्भव शब्दों, सरल बहुप्रचलित संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि के शब्द का बाहुल्य है। अर्थात उपयुक्त तीनों भाषाएं खड़ी बोली की या सामान्य हिंदी की ही 3 शैलियां हैं। 1812 ईस्वी में कैप्टन टेलर तथा 1824 ईस्वी में विलियम प्राइस ने आधुनिक अर्थ में हिंदी का प्रयोग किया। प्राइमस ने कहा, अत्यधिक प्रचलित होने के कारण हिंदी का रूप ही अत्यधिक प्रचलित है। हिंदी के लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं और हिंदुस्तानी के अधिकांश शब्द फारसी और अरबी और फारसी के। तो इस तरह उनके अनुसार हिंदुस्तानी का उदाहरण एक बार किसी शहर में यूं शोहरत हुई कि उसके नज़दीक के पहाड़ को जलने का दर्द उठा। तो इस तरह हिंदी में एक उदाहरण इस तरह से उसको लिखा जा सकता है कि एक समय किसी नगर में चर्चा फैला, उसके पड़ोस के पहाड़ के प्रसूत की पीर हुई। तो इस तरह से हिंदी की यात्रा है। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ शाही शिविर या खेमा, फौजी पड़ाव होता है। मुगल बादशाहों के फौजी पड़ावों में पूर्वी पंजाबी, हरियाणी, ब्रज तथा कौरवी मिश्रित एक ऐसी भाषा विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों का बाहुल्य था। दिल्ली के लाल किला को उर्दू ए मुअल्ला और वहाँ की बोली जाने वाली भाषा को जवान ए उर्दू ए मुअल्ला कहा जाता था। उर्दू शब्द इस जवान ए उर्दू ए मुअल्ला का संक्षिप्त रूप है। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में किया जा रहा है। वे 3 अर्थ है। विस्तृत अर्थ में यह हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली अनेक बोलियों के लिए, जो 17 बोली है उनका द्योतक है। वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्वी हिंदी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी को ही हिंदी के अंतर्गत परिगणित किया जाता है। हिंदी शब्द आज अपने संकुचित अर्थ में खड़ी बोली, साहित्यिक हिंदी, परिनिष्ठित हिंदी, मानक हिंदी आदि के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र पंजाब का पूर्वी भाग, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार तथा मध्य प्रदेश है। इसे ही हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 महत्वपूर्ण उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत अनेक बोलियां हैं। संघ शासित जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश जो है चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ भी हिंदी बोली जाती है। अब जो उपभाषा है और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, हम उसको देखते हैं। राजस्थानी उपभाषा वर्ग जो है उसमें उसके अंतर्गत जो बोलियां हैं वे है मारवाड़ी मतलब पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी मतलब पूर्वी राजस्थानी, मेवाती मतलब उत्तरी राजस्थानी और मालवी मतलब दक्षिणी राजस्थानी। तो ये सब
राजस्थानी बोलियां हैं। अब है पहाड़ी उपभाषा वर्ग। इसके अंतर्गत है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसके अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। बिहारी उपभाषा वर्ग जो है वह है भोजपुरी, मगही, मैथिली, बज्जिका और अंगिका। ये बिहारी उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। हिंदी प्रदेश की प्रमुख भाषा आज ही परिनिष्ठित हिंदी है और इस प्रदेश की उपभाषा के 5 वर्ग हैं। वे 5 वर्ग हैं। मागधी वर्ग, मागधी वर्ग के अंतर्गत मैथिली, मगही और भोजपुरी आती है। अर्धमागधी वर्ग, इसके अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी है। उत्तर सौरसेनी वर्ग, इसमें गढ़वाली, कुमाऊनी तथा शिमला वर्ग है। मध्यवर्ती सौरसेनी वर्ग, इसके अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली के अंतर्गत कौड़वी, हरियाणी और बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और निमाड़ी है। ये है मध्यवर्ती सौरसेनी वर्ग की बोलियां। पश्चिमी सौरसेनी वर्ग जो है उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, अहिरवाती, हड़ौती, जैनपुरी तथा भीली। इस प्रकार हिंदी प्रदेश पश्चिम में जैसलमेर से पूरब में पश्चिम बंगाल की सीमा तक फैला हुआ है और दक्षिण पूर्व में रायपुर तक, पश्चिम दक्षिण में इंदौर तक और उत्तर में शिमला तक है इसका विस्तार। हिंदी और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति 10वीं-11वीं शताब्दी से मानी जाती है। हिंदी की प्रसिद्ध 2 शाखाएं पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी है, जो अर्धमागधी और सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। राजस्थानी, पंजाबी, असमी, गुजराती, उड़िया, बंगला, मराठी आदि हिंदी की सहभाषा है, जो हिंदी के साथ साथ ही विकसित हुई। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी के जन्म के बारे में लिखा है कि 1000 ईस्वी के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतिम रूप अपभ्रंश भाषाओं ने धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप ग्रहण किया और गंगा की घाटी में प्रयाग या काशी तक बोली जाने वाली सौरसेनी और अर्धमागधी अपभ्रंशों ने हिंदी भाषा के समस्त प्रधान रूपों को जन्म दिया। तो हिंदी के विकास के संदर्भ में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा है, खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो इसका उद्भव सौरसेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उसे 17 बोलियों का प्रतिनिधि माना जाए तो हिंदी का उद्भव सौरसेनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। पाली में ही हिंदी भाषा की व्याकरणिक प्रयुक्तियां मिलने लगती है। प्रकृति में हिंदी भाषा के व्याकरणिक रूपों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि होती है तथा अपभ्रंश में 40% से अधिक हिंदी भाषा के व्याकरणिक रूपों का प्रयोग होने लगता है। पर हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है, क्योंकि इस काल तक हिंदी अपभ्रंश की व्याकरणिक अवस्था से मुक्त होकर अपने स्वतंत्र अस्तित्व की ओर अग्रसर हो चुकी थी। 1000 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक हिंदी भाषा का विस्तृत विकास है। विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा की 3 प्रधान अवस्थाएं हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम अवस्था जो है वह आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी है। द्वितीय अवस्था जो है वह मध्यकाल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी है। और तृतीय अवस्था जो है वह आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जिसकी समय सीमा 1800 से आरंभ होती है, जो अभी तक चल रही है। अब हम हिंदी के विकास की जो प्रथमा अवस्था है आदिकाल, उसमें हिंदी किस रूप में विकसित हुई है इसको देखते हैं। तो प्रथम अवस्था जो है आदिकाल, यह राजनीतिक दृष्टि से अस्त व्यस्तता का काल था, सत्ता के उथल पुथल का काल था। इस काल में मुख्य रूप से हिंदी के 3 राज्य थे, दिल्ली, कन्नौज और महोबा। नरपति नाल और चंद्रवदाई का संबंध दिल्ली से था। ये तीनों राज्य 1191 ईस्वी तक स्वतंत्र थे, पर इसके बाद दिल्ली पर मोहम्मद गोरी तथा अन्य राज्यों पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया।
वातावरण हिंदी भाषा के विकास से सर्वथा प्रतिकूल था। फिर भी इस काल में 3 तरह की शैलियाँ विकसित हुई थी: डिंग शैली, संतों की शैली तथा असांप्रदायिक कवियों की शैली। कुछ ऐसे भी कवि थे जो स्वतंत्र रूप से रचना कर रहे थे। अमीर खुसरो और विद्यापति को इसके उदाहरण के रूप में याद किया जा सकता है। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण जो 1000 ईस्वी या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत करीब था। भाषा में काफी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने स्वतंत्र रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः प्रयोग से निकल गए। ऐसा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने लिखा है। इस काल की हिंदी भाषा में डिंगल, अवधी, ब्रज, मैथिली, दक्खनी तथा मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। गोरखनाथ, कबीर, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो की रचयिता है और विद्यापति आदि रचनाकारों की भाषा हिंदी की प्रथम अवस्था की भाषा है। अब जो हिंदी के विकास की द्वितीय अवस्था है, मध्यकाल, इसमें हिंदी भाषा अपभ्रंश के शासन से मुक्त हो गई और अपभ्रंश के रूप प्रायः हिंदी से निकल गए और कुछ जो बच गए थे उसे हिंदी ने आत्मसात कर लिया। इस काल में हिंदी भाषा में वियोगात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है और विभक्तियों और सहायक क्रियाओं के प्रयोग में विस्तार आया। संयोगात्मक रूप में बहुत कम भाषा रह गई। इस काल में जो भाषा के केंद्र में जो भाषा थी वह थी ब्रजभाषा। अवधि का भी विकास हुआ है। ब्रजभाषा में कृष्ण साहित्य और अवधि में राम साहित्य लिखा गया। सूरदास ब्रजभाषा के सूर्य थे और तुलसीदास अवधि के मार्तंड। सूर सूर तुलसी ससी उर्गन के सबदास, आज के कवि खद्योत सम जहत कहत करत प्रकाश। ऐसा कहा गया हिंदी कवियों के संदर्भ में। तो तुलसीदास ने भी अपनी अनेक मुक्तक रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी। मध्यकाल में ब्रजभाषा और अवधि मुख्य काव्य की भाषा थी। इस काल में खड़ी बोली सामान्य भाषा थी और इसका प्रयोग जो था वह बोलचाल के लिए किया जाता था। अब हिंदी भाषा की विकास की जो तृतीय अवस्था है वह आधुनिक काल है। आधुनिक काल में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया और अंग्रेजी शासन का आधिपत्य प्रारंभ होता है। 1802 ईस्वी में आगरा और 1856 ईस्वी में अवध पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया। ब्रजभाषा की केंद्रीयता जो है वह छिन्न होती गई, खंडित होती गई और खड़ी बोली का विकास होता गया। खड़ी बोली के विकास में मिशनरियों का महत्वपूर्ण योगदान था। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और लल्लू लाल ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ लिखा। भारतेंदु हरिचंद, दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश लिखते हैं और इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखते हैं। इस तरह भारतेंदु मंडल के रचनाकारों के द्वारा खड़ी बोली का समुचित विकास होता है और मुद्रण कला के विकास के कारण खड़ी बोली विकास के नए नए आयामों की ओर बढ़ती है। खड़ी बोली का हिंदी का के लिए अनेक मार्ग खुलते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में ही खड़ी बोली संपूर्ण मध्य देश की भाषा बन जाती है। खड़ी बोली गद्य समृद्ध होता है और इस तरह यह काल गद्य और पद्य का संधि काल माना जाता है। पहले गद्य खड़ी बोली में और पद्य ब्रजभाषा में लिखा जाता था, पर धीरे धीरे स्थिति बदलने लगी, पद्य में गद्यात्मक होता गया। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध ने खड़ी बोली हिंदी में प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य की रचना की। भारतेंदु युग की समाप्ति के बाद खड़ी बोली का प्रचलन काव्य के क्षेत्र में होने लगा और आधुनिक काल खड़ी बोली के लिए के रूप में समृद्धि का काल रहा। खड़ी बोली अनवरत रूप से आगे बढ़ती गई, समृद्ध होती गई। आज खड़ी बोली हिंदी विश्व में एक प्रमुख यूरोपीय भाषा के रूप में, भारोपीय भाषा के रूप में परिगणित है। आज वर्तमान समय में खड़ी बोली जो हिंदी है वह विश्व में भारोपीय परिवार की सबसे परिगणित श्रेष्ठ भाषा के रूप में जानी जाती है। व्याकरण की दृष्टि से
इस काल की हिंदी भाषा जो है उसमें कुछ विशेषताएं हैं, और वे विशेषताएं इस तरह से उन विशेषताओं को देखा जा सकता है। हिंदी पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है, हो जाती है। 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी की विभिन्न बोलियां स्वतंत्र व्याकरणिक स्थिति स्पष्ट होने लगती है। मतलब जो है खड़ी बोली हिंदी है उसकी स्वतंत्रता स्पष्ट झलकती है और उसमें व्याकरणगत शुद्धियां आने लगती है। बहुत सारे व्याकरणिक रूप ऐसे हैं जो विभिन्न बोलियों की में एक ही रूप से प्रयोग में आते हैं। मध्यकाल विभिन्न बोलियों के मिश्रित और समान रूप से कम होने लगती है। सूरदास, बिहारी, देव और घनानंद की जो ब्रजभाषा है और तुलसी और जायसी की अवधि से उपयुक्त जो भाषा है वह इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। आधुनिक काल तक आते आते हिंदी की अनेक बोलियों का, जैसे ब्रजभाषा, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि का व्याकरणिक रूप जो है वह पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है। वह उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम होता है। 1900 ईस्वी तक हिंदी के रूप में खड़ी बोली हिंदी को मान्यता मिलती है और उसके व्याकरण का मानक रूप स्थिर होता है। खड़ी बोली हिंदी के व्याकरण के स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। खड़ी बोली के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अन्यतम योगदान है। 1500 से 1800 ईस्वी तक हिंदी वाक्य रचना एक हद तक फारसी से प्रभावित होती है, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी का जो प्रभाव है वह दृष्टिगत होने लगता है। हिंदी की वाक्य रचना, मुहावरों और लोकोक्तियों पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस समय अंग्रेजी भाषा का भी विस्तार पूर्ण गति से हो रहा होता है। पूरे साम्राज्य पर, भारत पर ब्रिटिश शासन का आधिपत्य है। अंग्रेजी के अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग होते जाते हैं और धीरे धीरे आत्मसात होते जाते हैं। हिंदी में ही आत्मसात कर ले जाते हैं, हिंदी के ही रूप के रूप में प्रचलित होने लगते हैं। छायावाद युग में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और प्रगतिवाद काल में तद्भव शब्दों के प्रयोग के प्रति साहित्यकारों जो है उनकी रुचि बढ़ती है। पुराने शब्दों को प्रक्षालित कर उन्हें छोड़कर उसमें नई व्यंजना का विधान प्रयोगवाद में होता है। प्रयोगवाद में भाषा को लेकर अनेक अनेक तरह के प्रयोग होते हैं और समकालीन साहित्य में हिंदी भाषा बोलचाल के निकट आ जा गई है। आलोचना में भाषा तत्सम प्रधान है। आवश्यकता के अनुरूप हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया और आज हिंदी में पारिभाषिक शब्दों की संख्या बहुत अधिक है, 1 लाख से भी ज़्यादा हो गई है और फिर इसमें दिनादिन वृद्धि ही हो रही है। तो इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ है। हिंदी भाषा जो है वह आज खड़ी बोली हिंदी ही आज हिंदी की प्रतिष्ठित और परिनिष्ठित रूप में माना जा रहा है। भाषिक स्तर पर यह दिन प्रतिदिन परिमार्जित हो रहा है। इसका काव्य सौष्ठव बढ़ता जा रहा है, व्यवस्थित हो रही है हिंदी भाषा और रचनात्मकता के स्तर पर यह विश्व स्तरीय भाषा के रूप में उभर कर सामने आ रही है। तो इस तरह यह था हमारी भाषा हिंदी की विकास यात्रा। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यह पूरा होता है और आज का व्याख्यान समाप्त होता है।